नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है वैभव गुप्ता और पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग करंट अफेयर की क्लास डिस्कस करते हैं जो रात को 10 बजे आती है। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं आ पाई थी, तो कल के करंट अफेयर और आज के करंट अफेयर को मिलाकर मैंने ये क्लास को कंपाइल किया है। कुछ करंट अफेयर आज के रह जाएंगे, वो कल की क्लास में कंपाइल कर दूंगा क्योंकि फिर क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा मेरी आशा है कि आप इस क्लासेस का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे, लाभ ले रहे होंगे और अपने एक की नोट्स बना रहे होंगे और अपनी समझ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे इन क्लासेस के माध्यम से। चलिए, आज मैं आपके साथ 27 मई है और आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं, मैं और आप बिना देरी किए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राम मोहन एमके को किस संगठन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि बात हो रही है राम मोहन एमके की। तो हाल में इनको किसका डायरेक्टर बनाया गया है? ऑप्शन ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूट, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान और भारतीय निर्यात संगठन। आपसे पूछा है कि हाल में ही क्या नाम है इनका, राम मोहन एमके को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो हाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। ये न्यूज में है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का हाल में ही अध्यक्ष राम मोहन एमके को बनाया गया है। थोड़ा सा इस बॉडी के बारे में भी मैं और आप देख लेते हैं, क्या है ये बॉडी। देखिए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत रह के काम करता है, यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के अंडर में रहकर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इसका मुख्यालय कोची केरल में है, याद रखिएगा कोची। और इंडिया का कोची महत्वपूर्ण बंदरगाह है, बंदरगाह भी है। और कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा इस बॉडी के बारे में, इसके बारे में, इसके अलावा एक कोची के बारे में। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आल में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? यानी कि हाल में ही किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनाया गया है? ऑप्शन ए टूनिशिया है क्या? ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी इजराइल। किस देश को हाल में ही बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य? आपको एक बात बता देता हूं, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ये फॉर्मिंग हुआ था 2015 में। किसके द्वारा? ब्रिक्स देशों के द्वारा, ब्रिक्स देशों के द्वारा। यहां ब्रिक्स का मतलब क्या है? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स की शुरुआत आपको याद रखना है 2009 में की गई थी। तो ये बात आपको याद रखना है, ब्रिक्स के बैंक है ये और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। तो आपको बताना है कि हाल में ही कौन सा देश इसका नया सदस्य बना है। तो इसका आंसर होगा अल्जीरिया। हाल में ही अल्जीरिया को, अल्जीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो आपको नॉर्थ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो अफ्रीकन कंट्री अल्जीरिया को हाल में ही इसका नया सदस्य बनाया गया है। किसका? एनडीबी का। और एनडीबी की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिलमा राउसेफ। देखिए, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में 2015 में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसका बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, दिल्मा रूसेफ हैं, जो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति भी थी। तो ये बात याद रखिएगा, किसके बारे में? अल्जीरिया के बारे में, जो हाल में ही काफी ज्यादा न्यूज में है। एक और बात याद रखिए, थोड़ा सा अल्जीरिया के बारे में भी हम देख लेते हैं, अल्जीरिया कहां पर लोकेट करता है। तो देखिए, अगर आप अफ्रीका का मैप देखते हैं तो अफ्रीका के मैप में नॉर्थ में, अफ्रीका के मैप में नॉर्थ में आपको अल्जीरिया देखने को मिलेगा। सबसे नॉर्थ में यहां पर भूमध्य सागर है, डेट मींस मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी के साउथ में ही आपको अल्जीरिया देखने को मिल जाएगा। ये इसकी कैपिटल अल्जीरियस है। और यहीं अल्जीरिया और मोरक्को में, अल्जीरिया और मोरक्को में आपको क्या देखने को मिलेंगे? अल्जीरिया और मोरक्को में आपको एटलस माउंटेन भी देखने को मिलेंगे। एटलस माउंटेन भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे, भूमध्य सागर आपको देखने को मिलेगा। इधर आप आओगे तो मोरक्को इसके साथ सीमा साझा करता है, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, लीबिया और टूनिसिया, ये सारे देश अल्जीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं और ये सहारा डेजर्ट वाले रीजन में है। और हाल में ही एनडीबी का सदस्य बना है, इसलिए न्यूज में है, याद रखिएगा इसके बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अल्जीरिया की। एक और आपसे बात पूछता हूं, ये जो मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी है,
मेडिटेरियन सी वाले रीजन में एक खास टाइप का एग्रीकल्चर किया जाता है जिसे भूमध्य सागरीय कृषि या मेडिटेरियन एग्रीकल्चर बोलते हैं। आप बताइएगा ये किस टाइप की एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, यह आपको बताना है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। उससे पहले एक फैक्ट जानिए। एक फुटबॉल का ट्रॉफी है, आप कह सकते हो टूर्नामेंट है, जिसका नाम है सीरी ए सीजन। सीरी ए सीजन ये इटली का आपको रीजनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, हर साल आयोजित होता है, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और इस बार नेपोली नाम की टीम ने जीता है। तो ये भी याद रखिएगा, सीरी ए सीजन क्या है, बस आपको याद रखना है, इट इज एसोसिएटेड विद द फुटबॉल टूर्नामेंट। फुटबॉल टूर्नामेंट है, कहां का है, और ये इटली का है, ये भी आप याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, आगे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आयोजित हुई नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की थीम क्या थी। हाल में ही आपको पता होना चाहिए नीति आयोग की 10th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई। आपसे पूछा इसकी थीम क्या थी। ऑप्शन ए आत्मनिर्भर भारत, नवाचार और समावेशन, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट भारत, इनोवेशन और आपका एक्सक्लूजन, भारत @ 2047, हरित और समावेशी विकास। अगला विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य, और डिजिटल भारत के लिए नीति समन्वय। आपसे पूछा है नीति आयोग की हाल में ही 10वीं काउंसिल की मीटिंग हुई, इसकी थीम क्या थी। थोड़ा सा आप मेरे साथ नीति आयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, 2015 में की गई थी। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं। तो हाल में ही आपको पता है जब 2015 से तो एक ही पीएम है, तो उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई 2015 में। इसके अलावा इसका एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, अरविंद पनगड़िया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा इसका एक सीईओ भी होता है, और फर्स्ट सीईओ कौन थे, अमिताभ कांत। कौन थे, अमिताभ कांत। और ये केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग, जिसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग को रिप्लेस करके की गई थी। तो हाल में ही इसकी मीटिंग हुई है, कौन से नंबर की, 10वीं। आपसे पूछा है उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य, यानी कि डेवलप्ड इंडिया फॉर 2047 एंड डेवलप्ड इंडियन स्टेट्स। ये इसकी थीम के साथ इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इस बैठक की थीम विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य है। इसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष और सीईओ की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग इंपॉर्टेंट काम करता है, आपको याद रखना है इसके बारे में। इसके अलावा नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट्स, इसके अलावा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम भी लेकर आता है, जिससे कि राज्यों के साथ साथ जिलों को एक साथ लाकर उनका डेवलपमेंट किया जा सके और देश को 2047 तक विकसित देश की कैटेगरी में लाया जा सके। ये सारे काम नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में से कौन सा चुनाव भारत का चुनाव आयोग नहीं कराता। अब हाल में ही चुनाव आयोग न्यूज में है, ध्यान से सुनिए। आप देखो होगा कि आप वोट डालने जाते हो तो वहां पर आपके मोबाइल को अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है, यानी कि मोबाइल डिपॉजिट करने की कोई सुविधा नहीं होती है। तो हाल में ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश के द्वारा एक पहल की गई है कि अब जहां पर भी चुनावी क्षेत्र होंगे, जहां पर भी बूथ बनाया जाएगा, वहां पर आपको मोबाइल डिपॉजिट करने की सुविधा भी मिलेगी। ये अपने आप में एक नई पहल हाल में ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है। तो मैंने इस पे क्वेश्चन बनाया है कि कौन सा चुनाव आयोग नहीं कराता। ऑप्शन ए लोकसभा का चुनाव, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा का चुनाव, ऑप्शन सी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, और ऑप्शन डी स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट का चुनाव। आपको बताना है कौन सा चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। थोड़ी देर के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें सुनिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। देखिए इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 और आर्टिकल 324 में इसका मेंशन मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 324 में इसका मेंशन मिलता है। इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन फर्स्ट अध्यक्ष थे, और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार, अभी मैं डिस्कस करूंगा, वो इसके अध्यक्ष बने हुए हैं या वो इसके अध्यक्ष हैं। आपको एक और बात याद रखनी है, हर साल 25, ठीक है, हर साल 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन आपको पता होना चाहिए इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, इस वजह से ये बनाया जाता है।
तो अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कौन कौन से कराता है। तो देखिए, लोकसभा का इलेक्शन कराता है, राज्य विधानसभा का इलेक्शन कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कराता है और साथ में ही एक और राज्यसभा का इलेक्शन कराता है। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन ये नहीं कराता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। लोकल गवर्नमेंट का ये इलेक्शन नहीं कराता। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराने का काम, याद रखिएगा, अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन करते हैं, जिनकी स्थापना 1992 में 73 एंड 74 अमेंडमेंट के थ्रू की गई थी। तो वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराते हैं। इसके इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आइए देखिए थोड़ा सा इसके बारे में। मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉजिट सुविधा, चुनाव आयोग का यह निर्णय है, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में लिया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग केंद्रीय स्तर पर काम करता है, मैंने बता दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में 324 में है, पार्ट 15 है। और एक और बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए। इसका मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? 6 वर्ष। और मैक्सिमम एज कितनी होती है? 65 साल। जो भी पहले हो उसके लिए ये की जाती है। ये बात दिमाग में रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार जरा, फिर अपन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर आइज पहल किस देश के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी आपसे पूछा है बहरीन। किस देश के द्वारा टूर आइज पहल की शुरुआत की गई है? देखिए, टूरिज्म आने वाले समय में किसी देश की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, किसी देश की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे सकता है। तो इसी टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए हर देश कुछ ना कुछ पहल कर रहा है, कुछ ना कुछ किसी न किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है। तो इसी कड़ी में अपने देश में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए सऊदी अरब के द्वारा क्या टूर आइज पहल की शुरुआत की गई है। वैसे सऊदी अरब इस्लाम धर्म के लिए पवित्र स्थलों में से कई स्थल उसमें हैं, मक्का मदीना जो सर्वाधिक पवित्र स्थल है, वैसे ही भी वहां पर टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन ये सारे रिलीजियस टूरिस्ट होते हैं। अब ये नॉन रिलीजियस टूरिस्ट को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए ये पहल की शुरुआत हाल में ही सऊदी अरब के द्वारा की गई है। इसके अलावा सऊदी अरब की सरकार कई मामलों में कई सारे लिबरल डिसीजन भी ले रही है। जैसे अभी तक सऊदी अरब में शराब का सेवन और शराब का व्यापार अवैध था, लेकिन आने वाले समय में शराब की बिक्री को भी अलाउ कर दिया जाएगा, जिससे कि टूरिस्टों को और ज्यादा अलाउ किया जा सके। धीरे धीरे टूरिस्ट फ्रेंडली सऊदी अरब बन रहा है, जिससे कि सऊदी अरब को भी यूएई की तरह, संयुक्त अरब अमीरात की तरह बनाया जा सके। तो ये अपने आप में एक बड़ी पहल है जो सऊदी अरब के द्वारा ली गई है। टूर आइज पहल किसकी है? टूर आइज इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर टूरिज्म। दिमाग में रखिएगा इसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। देख लीजिए, सऊदी अरब के आधिकारिक तौर पर टूर आइज लॉन्च किया है, मैं बता चुका हूं किस लिए किया है, सारी बातें। अगला आइए, इंस्पायर योजना। आपसे पूछा है कि जो इंस्पायर योजना है ये योजना किस की है, यानी कि किसके द्वारा इंस्पायर योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। हाल में ही इंस्पायर योजना की शुरुआत की गई है। तो आपसे पूछा है इंस्पायर योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए, आपके देश में साइंटिफिक माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर योजना की शुरुआत की गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यूथ इस योजना से जुड़े और वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट कर सकें। तो इसकी शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा की गई है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इंस्पायर योजना की शुरुआत की गई है, जिससे कि भारत में रिसर्च टेम्परामेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। अगले टॉपिक पर आइए। किस संगठन ने मई 2025 में विश्व के पशु स्वास्थ्य की स्थिति पर पहली रिपोर्ट जारी की? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में पशुओं में कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक डिजीज लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी वजह से ये रिपोर्ट पहली बार जारी की गई है पशुओं पर, एनिमल्स पर, जिससे कि एनिमल्स की कंडीशन को बताया जा सके। ऑप्शन ए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ऑप्शन बी खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN के द्वारा, और ऑप्शन डी विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा WWF के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जरा बताइए किसके द्वारा पहली विश्व पशु स्वास्थ्य के ऊपर रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट एनिमल हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट किसके द्वारा इशू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, या इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। अब इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है, देखिए, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने हाल में ही विश्व में पशु स्वास्थ्य की पहली स्थिति रिपोर्ट जारी की और इसमें बताया
कि कैसे पशुओं में कम्युनिकेबल डिजीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम जिस तरह से मानव के स्वास्थ्य का चिंता कर रहे हैं, उसी तरह से हमें एनिमल्स पशुओं के स्वास्थ्य की भी चिंता करने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा है केवलादेव नेशनल पार्क किस स्टेट में है? ऑप्शन ए गुजरात में है क्या? ऑप्शन बी राजस्थान में? ऑप्शन सी उड़ीसा? ऑप्शन डी महाराष्ट्र? आपको बताना है केवलादेव नेशनल पार्क किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, केवलादेव नेशनल पार्क को भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। इसे लोकल राजा के द्वारा बनवाया गया था एज अ हंटिंग पार्क। आगे बात करेंगे, इसका आंसर है राजस्थान में, और इसे हेवन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जहां पर आपको याद रखना है केवलादेव नेशनल पार्क। देखिए जरा कुछ बातें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है, राजस्थान में स्थित है, बता चुका हूं मैं आपको। 19वीं सेंचुरी में महाराजा सूरजमल के द्वारा शिकार अभयारण्य के रूप में बनवाया गया था, यानी कि जो महाराजा सूरजमल थे, जाट रूलर, उनके द्वारा इसको हंटिंग पार्क के रूप में बनवाया गया था। 1956 में इसे पक्षी अभयारण्य यानी कि वर्ल्ड सेंचुरी बना दिया गया, और 1981 में इसे क्या बना दिया गया? 1981 में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। तो इसी वजह से आपको याद रखना है किसके बारे में? तो मैं आपको से बात कर रहा हूं, आपको याद रखना है केवलादेव नेशनल पार्क में, और ये भगवान भोलेदेव नाथ के नाम पर ये इसका नाम भी रखा गया है, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पाइए, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज इंपॉर्टेंट। वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली ग्यास किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? आपसे पूछा है ग्यास किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? ये पहल किसके द्वारा, यानी कि कृषि विरासत प्रणाली, एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। किसके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है? तो देखिए, इस पहल की शुरुआत आपको याद रखना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जिसका हेडक्वार्टर आपको इटली में देखने को मिलेगा, इटली की राजधानी रोम में देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिएगा इसके बारे में। विश्व बैंक के बारे में बात करूं तो 1944 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। यूएनईपी की स्थापना 1972 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? नैरोबी, ठीक है, नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में देखने को मिलेगा, अफ्रीका में। और WTO की स्थापना 1995 में है। एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, को रिप्लेस करके WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। कहां पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है इनके बारे में। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। पहले इसका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा कृषि हेरिटेज सिस्टम, एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसमें कुछ देशों के कृषि पद्धतियों को काफी ज्यादा सहेज के रखने की बात की गई है। यह बात याद रखिए इसके बारे में। चीन, ब्राजील, मैक्सिको, स्पेन की नई साइटों को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी गई है, ये बात याद रखिए। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई बता दिया है। हाल ही में खबरों में आने वाला एलिसेला गिंगेटिया क्या है? एलिसेला गिंगेटिया क्या है? ऑप्शन ए एम्पीफॉड क्रस्टेशियन है, ऑप्शन बी आक्रामक खरपतवार है, ऑप्शन सी पारंपरिक चिकित्सा है, और ऑप्शन डी बैक्टीरिया है। आपसे पूछा है हाल ही खबरों में आने वाला एलिसेला गिंगेटिया क्या है? एलिसेला गिंगेटिया, तो देखिए एम्पीफॉड क्रस्टेशियन है ये। एम्पीपॉड क्रस्टेशियन जानते हैं क्या होता है? एक प्रकार की झींगा मछली को बोलते हैं। तो हाल में ही ये बड़ी झींगा मछली, जिनको नाम दिया गया है एलिसेला गिंगेटिया, तो ये क्या है? एक प्रकार की झींगा मछली है जो काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। देखिए, नई सोच से पता चला है कि दुर्लभ विशाल झींगा एलिसेला गिंगेटिया दुनिया में के 59% महासागरों में पाए जाते हैं, यानी कि ये दुनिया के 59 जो महासागर हैं उनमें % महासागर में पाए जाते हैं। एलिसेला गिंगेटिया एक विशाल एम्पीफॉड क्रस्टेशिया है जो 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, और एक झींगा है। ये क्या है? एक प्रकार का झींगा मछली का है, ये बात बस याद रखिएगा। एलिसेला गिंगेटिया क्या है? तो एक प्रकार की झींगा मछली है, याद रखिएगा। देखिए, तो ये थे आज के करंट अफेयर। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं हर एरिया के डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि व्यवस्थित रूप से यहां पे आने चीजें समझ में आ सके। अब से मैं आज से एक और चीज किया करूंगा, जो वन लाइनर करंट अफेयर हैं, जो वन लाइनर करंट अफेयर हैं उनको भी ऐड किया जाए, जिससे कि वो वनडे एग्जाम में काफी ज्यादा आपको हेल्प करें।
कल देखिए क्लास नहीं आ पाई, उसके पीछे टेक्निकल रीजन था, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी यहाँ पर, इस वजह से क्लास नहीं आ पाई थी। लेकिन रेगुलरिटी रहेगी इस क्लास में, कोई चेंज नहीं आएगा। 10 बजे मतलब 10 बजे। किसी कारणवश अगर कोई क्लास नहीं आती है तो आप वो उस दिन का नेक्स्ट डे में कंपाइल करके किया जाएगा। जैसे कल की क्लास को मैंने कुछ आज को कंपाइल किया और आज के करंट अफेयर को कल में कंपाइल करके बराबर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। ऐसा करता हूं, आशा करता हूं कि आप इस क्लास को देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को और ज्यादा पुख्ता आयाम दे रहे होंगे, क्योंकि देखिए एक व्यवस्थित तैयारी ही आपको व्यवस्थित परिणाम तक पहुंचा सकती है। और एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा, तैयारी हर किसी को पसंद नहीं होती, क्योंकि तैयारी वो कठिन दौर होता है जिसमें हमें एंजाइटी भी होती है, जिसमें हमें डर भी लगता है, जिसमें हमें ये लगता है पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसे भी डर। लेकिन मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप चट्टान की तरह टिके रहेंगे, मजबूत बरगद की पेड़ की तरह टिके रहेंगे, तो एक समय वो आएगा जहां लक्ष्य आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, जहां पर मंजिल आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचकर ही आप रुकेंगे। तो ये थी आज का डिस्कशन। मैं मिलूंगा आपके साथ ऐसी क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत आधार देते रहिए। तो मिलेंगे ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।